Hey everyone, it's me Shania. Welcome back to the YouTube channel of Law Point. Today is going to be the first class of contract law. So let's start it. So before starting the contract law, I want to say that if you have not attended the introductory video which is uploaded yesterday, so go and see it because it is not just the introductory video of this channel. It is also about the CLAT, ALET and many other entrance exam, and I've told you to comment down कि आपको और कौन सा entrance exam के लिए video चाहिए. So if you have not did it in that video, को अभी कमेंट करिएगा, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करिएगा. एंड इफ़ यू हैड अ डाउट कि क्यों ये लाइव सेशन नहीं होता है, ये सब रिकॉर्डेड हो रहा है, ये सब के आंसर्स वहाँ पे मिल जाएंगे. इफ़ अगर आपको नहीं मिलते, इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी. इफ़ यू हैड अ पर्सनल क्वेरी यू कैन ईमेल मी आउट देयर. मैंने ईमेल एड्रेस भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है कि आपको कहाँ ईमेल करना है. एंड मैंने टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए और करिए ज्वाइन एंड फॉलो. सो इफ़ यू डोंट हैव द टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा, बिकॉज टेलीग्राम में ही मैं न्यूज़पेपर्स शेयर करती हूँ, न्यूज़पेपर के हाइलाइट्स भी शेयर करती हूँ, क्वेश्चन शेयर करती हूँ एंड शेड्यूल्स भी वहाँ पे शेयर किया हुआ है. सबको पता चल जाएगा. अभी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के क्लास हो रहे हैं एंड शाम में 8 बजे, बेसिकली वो रात हो जाता है बट चलो शाम में 8 बजे आपकी लॉजिकल रीजनिंग के क्लास है. सो मैं चाहती हूँ आप लॉजिकल रीजनिंग में भी आ पाएँ. एंड ये क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स के ही होने वाले हैं. सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, और आप इसे 2x का स्पीड में भी देख सकते. इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन दैट ओनली, देन ओनली. सो let's start with contract law. Okay, so what we gonna study today? We gonna study these two things. Second, these two things we gonna study, that is offer and rules related to offers. Okay, we gonna study acceptance, promise, agreement, contract tomorrow or day after tomorrow. Okay, these four things we gonna study tomorrow or day after tomorrow. Okay, so what you are seeing right now, this is a chocolate. Actually that is a chocolate. So let's have a story time. That is, uh, my friend bought a chocolate from the shop for 50 rupees, but he don't want to eat it. So he had offered me कि तुम इस चॉकलेट को 30 रुपीज़ में लेना चाहोगी. सो दैट इज़ एक्चुअली अ गुड डील. अगर उसने 50 रुपीज़ में लिया और मुझे 30 रुपीज़ में दे रहा है, वाई नॉट, मैं क्यों नहीं लूँ. तो मैंने उसे बोला कि हाँ मैं लूँगी. सो ही सेड कि ठीक है, that he will going to give me this chocolate and I have to pay for 30 rupees. So what he is doing, he is offering me this chocolate and I am accepting this chocolate through payment. Okay, so I am going to give you an overview basically of what is actually contract. Okay, so a person offers something. Offer plus acceptance means promise, and promise plus set of promises means accept. Agreement basically, agreement and is agreement is enforceable by law, gives a contract. Okay, so let's go to the next slide. I guess आपको समझ में आ गया होगा ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होता है. नहीं समझ में आया पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आगे भी समझ में आएगा कि ऑफर क्या होता है एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है. सो टुडे वी गोना स्टडी एन ऑफर एंड रूल्स रिलेटेड टू ऑफर ओनली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफ़र लिखा हुआ है. आपको सेक्शन याद नहीं करना, आपको ये डेफिनेशंस याद नहीं करना, आपको बस समझना है. ओके, सो अगर आप कॉपी पेन नहीं रखे हो, मतलब कॉपी पेन नहीं रखे हो, तो आप लाइए, रखिए, ऑफ़र हेडिंग डालिए, लिखिए एक्चुअली ऑफ़र क्या होता है इन योर ओन वर्ड्स. ओके, यू डोंट हैव टू ऑल कॉपी इट आउट. ओके, और अगर आपको ये PDFs चाहिए होंगे तो डू
कॉन्टैक्ट मी, आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कि पीपीटीज़ दे दीजिए। मैं ये पीपीटीज़ आपको टेलीग्राम में दे दूँगी, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, इसलिए मैं बोल रही हूँ टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ज्वाइन करना। ओके, so it is written, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the consent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. So let's see what it is. One person, another, his willingness to abstain from doing anything with a view to obtain consent. So it is written कि वो क्या बोलता है, मतलब अगर आपको समझ में आ गया इट्स वेल, इफ नहीं समझ में आपको समझा रही हूँ। दैट इज, एक वन पर्सन सिग्निफाइज करता है अनदर को अपना विलिंगनेस, कि उसको विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, विच मीन्स वन पर्सन अपना सिग्निफाइज करता है अनदर पर्सन को कि उसका विलिंगनेस है, कि वो चाहता है ये चीज़ आप ले लो, और हम जो एक्सेप्ट करता है वो अपना एक्सेंट दिखाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करना है, तो वो ऑफर द प्रपोजल हो जाता है और ऑफर भी हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे है डज एन ऑफर इन्वॉल्व्स, अगर आप लिख रहे हो ना तो इसको लिख लेना, डज एन ऑफर इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व्स करता है वो, कि इट मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट मस्ट बी एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, it must be with a view to obtain the consent of the other person to the proposed act or abstinence. So ये तीनों पॉइंट आई होप्स आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपली लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट तो बहुत सिंपल है, थर्ड पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इट मस्ट बी मेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ऑफर एक पर्सन करता है दूसरा पर्सन को, सो ओके इज वन पर्सन टू अनदर पर्सन, it must be an expression of willingness to do or abstain from doing something. So फर्स्ट पर्सन का विलिंगनेस होना चाहिए कि हमको ये काम करना है, जो ऑफर कर रहा है उसका विलिंगनेस होना चाहिए कि हाँ उसको करना है ये काम। थर्ड है इट मस्ट बी विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन, अदर पर्सन अनदर पर्सन सेम हो जाता है, अदर पर्सन का कंसेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ लेना है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। सो नेक्स्ट स्लाइड है प्रोमिसर और प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। सो प्रोमिसर प्रोमिसी किसको कहते हैं, लेट्स सी। सो एन ऑफर इज टर्म्ड एज प्रपोजल, कोई ऑफर करता है उसको प्रपोजल भी बोलते हैं। अ पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल इज नोन एज प्रपोजर, जो प्रपोजल डालता है और ऑफर करता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं। ओ आर और डबल ई का में ही फ़र्क है। ओके, सो आपको ध्यान देना है कहाँ पे ओ आर लग रहा है और कहाँ पे डबल ई लग रहा है। सो जो ऑफर करता है उसको प्रपोजर बोलता है और ऑफरर भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद है एनी पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल मेड बाय द प्रोमिसर इज नोन एज प्रोमिसी। अब प्रोमिसी किसको बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को और ऑफर को, उसको प्रोमिसी बोलते हैं और ऑफरी बोलते हैं, दोनों से कुछ भी बोल सकते हो। इसके बाद है इफ देयर इज नो प्रपोजल हैज बीन मेड बट नॉट एक्सेप्ट, यहाँ पे नो नहीं होगा। हम भी सोचे यहाँ पे नो क्यों हो रहा है, वहाँ पे नो नहीं होगा। ओके, इफ़ देयर इज़ प्रपोजल हैज़ बीन मेड, प्रपोजल हो गया, ऑफर कर दिया गया, बट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ना, तो वो एग्रीमेंट नहीं जाता और वो आगे एग्जिस्ट भी नहीं कर पाता है। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए। इसमें ये है कि अगर आपका इंटेंशन नहीं है कि इसको लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करना है तो वो नहीं क्रिएट होता है।
So the parties must intend to enter into legally binding arrangement. वो binding arrangement के बीच में ये नहीं है, space नहीं है. So in which obligations are enforceable. बाइंडिंग एंड अरेंजमेंट के बीच स्पेस लगना चाहिए था, वो नहीं लगाया मेरे टाइपर से, जो मेरा टाइप कर देती है उससे नहीं लगा है. सो ओके, नो प्रॉब्लम्स. अगर आपको वो बाइंडिंग अरेंजमेंट समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझा दे रही हूँ उस चीज़ को. द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू एंटर इनटू लीगली बाइंडिंग अरेंजमेंट इन विच ऑब्लिगेशंस आर इन्फोर्सिएबल. सो वो क्या कहता है, मतलब जो पार्टीज लीगल कॉन्ट्रैक्ट में घुस रही होती है, आ रही होती है, तो वो बाइंडिंग अरेंजमेंट, लीगली बाइंडिंग अरेंजमेंट इन विच ऑब्लिगेशंस आर इन्फोर्सिएबल. ये ऑब्लिगेशंस आर इन्फोर्सिएबल है, तो आप आगे समझ में आ जाएगा. बट अभी के लिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि पार्टीज अगर आते हैं कोई लीगल रिलेशनशिप में, लीगल कॉन्ट्रैक्ट में, तो कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ रहते हैं कि हाँ ये क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बेसिकली. एलिजिबल है तभी वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ पाएंगे. ओके, सो इसमें एक केस लॉ है विच इज़ अ बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर. सो यहाँ पे आप इसको देख के आप समझ ही रहे होगे, ये हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का केस है. सो मिस्टर बाल्फोर एंड मिसेस बाल्फोर का केस है. ओके, सो ये केस में होता क्या है आपको बताते हैं. हस्बैंड है जो श्रीलंका में रहता है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ दोनों श्रीलंका में रहते हैं. एंड वेट अ मिनट. ओके, हाँ चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो मतलब बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर है. तो इसमें एक केस लॉ है जो जिसमें ये कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ श्रीलंका में रहते हैं, तो हस्बैंड को अपना काम से इंग्लैंड जाना पड़ा. तो उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो पर मंथ 30 पॉइंट्स देगा. बट आफ्टर अ ईयर ही फेल टू गिव द अमाउंट. सो वाइफ ने इसको कोर्ट ले गया और बोला कि मेरा हस्बैंड मुझे 30 पॉइंट नहीं दे रहा है पर मंथ. तो कोर्ट ने क्या कहा देखते हैं. सो कोर्ट ने ये बोला कि मिस्टर बाल्फर लाइबल नहीं है इस चीज़ के लिए, जस्ट बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये बस बोला गया था. ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब किसी को बोल दो हाँ मैं दे दूंगा तुमको इतना पैसा पर मंथ, पर आप नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस. सो कोर्ट यही बोलता है कि मिस्टर बाल्फोर इज़ नॉट लाइबल फॉर दी थिंग दैट ही हैव नॉट पेड, लाइक फॉर द मनी ही हैव नॉट पेड. सो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आई रीड इट फॉर यू. Balfour versus Balfour. A husband agreed to send his wife 30 pounds every month from Sri Lanka to England. Oh, okay, fine. So, Mr. Balfour and Mrs. Balfour इंग्लैंड में रहते थे, ना कि श्रीलंका में. ओके, Riley was away. After a year, he failed to pay the amount. His wife brought an action against him for not keeping his promise. It was a question before the court to decide whether the agreement was social agreement under the contract law. ये तीन ये चारों पॉइंट केस के हैं. ओके, ये केस के पॉइंट्स हैं. एंड क्या कोर्ट ने जजमेंट दिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज़ रिटन हेल्ड. ओके, दैट वाज द थिंग. जहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला लिखा हुआ है. द कोर्ट verdicts in favor of Mr. Balfour and held that he is not liable for the promise he made as it is not a contract. There is no intention of creating a legal obligation. तो कोर्ट क्या बोलता है कि मिस्टर बाल्फोर लाइबल नहीं है बिकॉज ये प्रॉमिस वो बनाए थे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. ही जस्ट सेड कि हाँ मैं भेज दूंगा, बट वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. ओके, मोस्ट आई आई थिंक कि आपको ये सब समझ में आ रहा है. ओके, सो द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ नॉट ऑफर. क्या चीज़ ऑफर नहीं होता है. सब कुछ ऑफर नहीं होता है, मतलब आप कुछ भी बोलो वो ऑफर में नहीं जाता है. कुछ कुछ होता है कि वो ऑफर ही नहीं होता है, वो ऑफर ही नहीं किया जाता है. ओके, वो क्या होता है, लेट्स सी. Statement of intention is not offer. An exchange of information is not offer. So for example, ये साइकिल. ओके, ये साइकिल को एग्जाम्पल लेते हैं. सो
स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज़ नॉट ऑफर। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन मतलब मुझे मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे ना मन कर रहा है कि अब ये साइकिल मुझे यूज़ नहीं करना है। तो मैं ये साइकिल को बेचना चाहती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ ये साइकिल अब मेरा कोई काम का नहीं है, इसलिए मैं क्या करूँ इसका सोच रही हूँ। दैट वाज़ द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। वो इंटेंशन है कि मेरा इंटेंशन है कि मैं ये साइकिल और नहीं रखना चाहती हूँ, मैं बोर हो चुकी हूँ ये साइकिल चला चला के। दैट वाज़ द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। वो मेरा इंटेंशन है इस चीज़ का कि मुझे ये साइकिल नहीं रखना है। तो मेरी फ्रेंड को मैं ये चीज़ बोल रही थी। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन मेरा स्टेटमेंट है, मेरा इंटेंशन है ये बोलने का। सो वो ऑफ़र नहीं होता है, ओके। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एन ऑफ़र। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन तो मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ, पता है मुझे ये साइकिल ना अब नहीं रखना, मुझे ये साइकिल बेचना है। आई एम नॉट ऑफरिंग हर, आई एम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ओके। मैं इसको ऑफ़र नहीं कर रही हूँ ख़रीदने के लिए, पर मैं उसे बता रही हूँ, इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मुझे ये साइकिल अब बेचना है। पर मैंने ये नहीं बोला मुझे ये साइकिल बेचना है इसलिए तुम क्या ख़रीदोगी, मैंने ये नहीं बोला है उसे। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और इन्फॉर्मेशन में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो इंटेंशन ये होता है कि आप अपनी फ्रेंड को बोल रहे हो मेरा ये इंटेंशन है कि मैं ये साइकिल नहीं रखना चाहती हूँ। और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ये होता है कि आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि अब तो मुझे ये साइकिल रखना ही नहीं है, मैं तो इसे बेच ही दूंगी। वो होता है स्टेटमेंट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, ओके। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें एक केस लॉ है विच इज़ हैरी वर्सेस फैसी। सो हैरी हो जाएगा एक्स में और फैसी हो जाएगा वाई में, ओके। So Harry sent a telegram to Fassi asking, "Will you sell purple ball pen? Quote the lowest price." Fassi replied through a telegram, "Lowest price of bumble ball pen is 900 pounds." यहाँ पे नोटिस करिए उसने बस सेकंड पार्ट का आंसर दिया, फर्स्ट पार्ट का नहीं दिया, ओके। फैसी नहीं, हैरी रिप्लाई स्टेटिंग, "आई एग्री टू बाय बम्पर बॉल पेन फॉर 900 pounds." सो इसमें कोड क्या बोलता है? सो इसके बाद मतलब कोड से पहले विच इज़ हैरी एंड फैसी। तो फैसी ने बोला मैं तो इसे नहीं देना चाहती हूँ, मैं तो बस तुम्हें लोएस्ट प्राइस बता रही थी। सो कोर्ट क्या बोलता है? इन अ सूट ब्रॉट हैरी एंड फैसी द कोर्ट हेल्ड दैट कोटिंग ऑफ प्राइस बाय फैसी इज अ मेरली अ सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉट एन ऑफर। तो वही हुआ कि हैरी एंड फैसी का केस में ये होता है कि हैरी चाहता है कि हैरी ने टेलीग्राम किया कि बम्पर बॉल पेन मुझे सेल करोगी एंड लोएस्ट प्राइस बताने के लिए। तो फैसी ने बस लोएस्ट प्राइस बताया था, वो सेल करेगी या नहीं नहीं बोली थी बस। तो ये चीज़ हो जाता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके। मुझे लगता है आपको समझ में आ ही रहा होगा कि वो 3 पॉइंट्स केस के बारे में बताता है एंड हेल्ड इज द थिंग कि ये बता रहा है कि कोर्ट ने क्या बोला। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेज कार्ली वर्सेस कार्बलिक स्मोक बॉल कंपनी। So Carly is a person and Carbolic Smoke Company is a company, okay. So इसमें हो जाता है offer may be general or specific. This one. So offer may be general or specific. General होता है कि सबके लिए हो जाता है, मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड के लिए हो जाता है। जैसे कोई सोप का कंपनी है, उसने डाला कि आप इस सोप को यूज़ करोगे तो आपको एजिंग नहीं होगा, आप ये क्रीम यूज़ करोगे आपको एजिंग नहीं होगा। ये सब लोग के लिए है, एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बोलता है वो बोलता है कि आप अगर इससे इस एज ग्रुप के बीच में हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, और अगर आप यूज़ करोगे तो आपका एजिंग नहीं होगा, आप बूढ़े नहीं होगे, ओके। और स्पेसिफिक होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को बोलना कि क्या करें तुम ये चॉकलेट, फॉर एग्जांपल चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक का लेते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक वाले को कोल्ड ड्रिंक एक फ्रेंड लेता है, वो बोलता है कि मेरे को बोलता है कि ये कोल्ड ड्रिंक्स मैं दे रहा हूँ
ये कोल्ड ड्रिंक पियोगे तुम्हारा एनर्जी आ जाएगा तुमको, एनर्जी ड्रिंक, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई थिंक आपको जनरल और स्पेसिफिक का मतलब समझ ही में आ रहा हो। जनरल सबके लिए होता है, स्पेसिफिक बस एक इंसान के लिए होता है या ओके। सो जनरल ऑफर इज एन ऑफर to the world at large, whereas a specific offer is not an offer to us, it's an offer to a special person. Okay, so carbolic smoke, carbolic smoke ball company and कारली के बीच में जो हुआ, let's see. Carbolic smoke ball company, a paramedical company, was interested in testing new drugs in the market. They advertised in the newspaper promising a reward of 100 points to anyone who used the drugs and contracted the disorder with called influenza. Once Mrs. Carley brought it and used it as per the instruction printed on the label. Upon contracting influenza, she contact the company to claim the reward. The company refused to pay her the promised sum. So court ने क्या बोला? The court held that the company was liable to pay, liable का spelling गलत है वैसे, हाँ, the company was liable to pay Mrs. Carley as there assured a contract between the lady the company as soon का spelling SOON होता है, double P आ गया, as soon as she fulfilled the condition. Okay, so इसमें होता ये है कि जो कंपनी है वो बोलता है कि अगर आप ये मेडिसिन ड्रग्स है उसे यूज़ करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो एक पर्सन है कार्ली, उसने इसे लिया और उसने यूज़ किया एज़ पर इंस्ट्रक्शन, बट उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो वो कॉन्टैक्ट की उस कंपनी को एंड सेड कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए क्योंकि मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया। तो कोर्ट के पास ये दोनों गए तो कोर्ट ने बोला कि कंपनी लाइबल होता है बिकॉज ये जनरल ऑफर चला गया था, क्योंकि जनरल ऑफर न्यूज़पेपर्स में जाता है, वो सबके लिए होता है, मतलब सबके लिए, मतलब पीपल एट लार्ज। ओके, फिर द नेक्स्ट स्लाइड इज communication of offer complete when it came to the knowledge of the person to whom it is made. Communication of offer, let's see this with the case history. Okay, it is Laman Shukla and Gauri Dutt. A master sent his servant in search of his missing nephew. In the meanwhile, the master advertised in the newspaper promising the reward of 500 to anyone who finds the boy. होगा ये यार्ड्स द बॉय नहीं होगा। Who finds the boy? Okay, the servant brought back the boy after a couple of days. The servant came to know होगा came to know about the reward and claiming it. So उसमें होता क्या है, चलो कोर्ट क्या बोलता है वो भी बता देती हूँ। द सर्वेंट हु नॉट entitled to the reward or doing something but in ignorance of an offer cannot be construct as acceptance. So लमन शुक्ला सर्वेंट होता है, ओके, एंड गौरी दत्त मालकिन होती है, मास्टर। ओके, सो मास्टर ने अपने सर्वेंट को बोला कि उनका नेफ्यू गुम हो गया था। उसने बोला कि जाओ मेरे नेफ्यू को खोज के लाओ। वो चला गया खोजने के लिए। उसी का मीन वाइल में मास्टर ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ कर दिया कि उनका नेफ्यू खोया हुआ है और अगर जो उसे फाइंड करता है उसे वो 500 रुपीज़ देगी। बट सर्वेंट ने ही उसे फाइंड कर लिया। सर्वेंट को ये नहीं पता था कि उसके एब्सेंस में ये ऑफ़र कर दिया गया है। वो कुछ दिन के बाद जब अपने मास्टर को बोलता है तो उसकी मास्टर ये बोलती है कि तुम तो लाइबल नहीं हो। तो ये दोनों कोर्ट चले जाते हैं। तो कोर्ट में ये होता है, कोर्ट ये बोलता है कि सर्वेंट लाइबल नहीं है क्योंकि सर्वेंट को ये बात नहीं पता था
कि ऐसा कुछ ऑफ़र डाला गया। वो अपना काम जो था वो कर लिया, उसके बाद फिर उसको पता चलता है कि ऐसा कुछ ऑफ़र किया गया था। सो इफ़ उसने ऑफ़र देखा नहीं, उसमें ऑफ़र पता नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेड, ओके? सो नेक्स्ट इज़ डोंट टेक टेंशन, ये लास्ट स्लाइड है आपका। एक्चुअली ये क्लास 30 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाने वाला है। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये मतलब 30 मिनट्स में हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला 45 टू 60 मिनट्स लगेगा, बट कोई नहीं। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स क्लासेस का टाइमिंग और मतलब लाइक 60 मिनट्स वॉज द मैक्सिमम टाइम। 1 आवर 30 मिनट्स वॉज द मैक्सिमम टाइम मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कंप्लीट करवाना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक ना? और आप लोग को कुछ ऊपर नीचे लगता है तो डू कमेंट मी, मैं उसे ठीक करने का कोशिश करूँगी। और लेट्स सी व्हाट इट इज़, फिर आपका क्लास एंड करते हैं। टर्म ऑफ एन ऑफर मस्ट बी सर्टेन। जो टर्म्स है ऑफर का वो सर्टेन रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? लेट्स सी। टर्म एन ऑफर मस्ट नॉट बी वेग और एम्बियश। सो इसमें क्या है मतलब, ठीक ना? फर्स्ट देखते हैं इनविटेशन टू ऑफर। जब आप सुपरमार्केट जाते हो, मॉल्स जाते हो, तो अगर आपको कुछ चीज़ देखना होता है तो वहाँ पे प्राइस टैग्स लगे रहते हैं। तो वो प्राइस टैग्स क्या होते हैं? वो इनविटेशन टू ऑफर रहते हैं। वो आपको इनवाइट करते हैं। आप मॉल में जाते हो, कुछ भी आपको ख़रीदना हुआ, आप जाते हो, देखते हो उसका प्राइस, वो इनविटेशन टू ऑफर हुआ, ओके? आप उस सामान के पास आते हो, उसको देखते हो, आपको वो पसंद आता है, आपका जितना अमाउंट रहता है वो आप पे कर सकते हो, तो वो बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर है। वो ऑफर आपको डायरेक्ट नहीं किया जाता, वो थोड़ा इनडायरेक्ट वे पे होता है, ओके? सो इट इज़ इनविटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट इज़ क्रॉस ऑफर। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है जो अपना उसका बुक मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके पास बहुत सारे बुक्स के कलेक्शन है। तो मैं उस बुक्स के कलेक्शन से उसे एक बुक मांगती हूँ और बोलती हूँ कि मतलब मैं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू से बोलना चाहती हूँ, ओके? तो मैं थर्ड पर्सन को बोलती हूँ कि पता है मुझे ना उसका ये बुक पसंद है, तो मैं उसे 30 रुपीज़, 30 बहुत कम हो जाता है, देख 300 रुपीज़ में वो बुक मैं उसका लेना चाहती हूँ। सो वो थर्ड पर्सन, जो पर्सन को मैं ऑफ़र करना चाहती हूँ, उसके पास तक ये बात नहीं जा पाता है। और जो फर्स्ट पर्सन रहता है, जो जिसको मैं चाहती हूँ वो एक्सेप्ट करे, वो आता है मेरे पास और हमको बोलता है, क्या ये तुम बुक लेना चाहती हो 300 रुपीज़ में? तो बेसिकली ये क्रॉस ऑफ़र हो जाता है। मैंने ऑफ़र किया था, उसके पास तक वो ऑफ़र पहुँचा नहीं, बट उसने ऑफ़र कर दिया उस चीज़ को, जो चीज़ को मुझे चाहिए था। सो ये क्रॉस ऑफ़र हो जाता है। मतलब बेसिकली मैं ऑफ़र कर रही थी, उसको एक्सेप्ट करना था, बट वो एक्सेप्ट ना करके, मतलब थर्ड पर्सन उसको बता नहीं पाया तब तक, तो जो जिसको एक्सेप्ट करना था वो ऑफ़र कर दिया और मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा, ओके? ऐसा नहीं करना ही पड़ा, मुझे चाहिए था इसलिए मैं उससे बोली हाँ मैं ले सकती हूँ। उसके बाद फिर वो आगे कॉन्ट्रैक्ट में गया, ओके? सो द थर्ड इज़ काउंटर ऑफ़र। सो काउंटर ऑफ़र ये होता है कि आप सब्ज़ी लेने के लिए तो गए हो, सब्ज़ी वाला बोलता है कि मैं टमाटर 40 रुपया में दूंगा, पर आप या आपकी मम्मी या आप देखे होंगे बहुत कोई, वो बोलते नहीं 40 रुपया तो बहुत ज़्यादा है, आप इसको 30 रुपया में दीजिए। तो वो बार्गेनिंग होता है ना, तो बार्गेनिंग हो जाता है काउंटर ऑफ़र। सो होता ये है कि मतलब आप बोले, मतलब ये एक्चुअल में टमाटर वाला बोलता है कि ये चीज़ आपको 40 रुपीज़ में मिलेगा, 40 रुपीज़ किलो है। फिर आपकी मम्मा बोलती है कि नहीं 40 रुपया बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको 30 रुपया में दीजिए। तो क्या करते हैं बाज़ार वाले लोग, बोलते हैं कि नहीं आपका नहीं मेरा नहीं, आप हमको 35 रुपीज़ में दे दीजिएगा। ये तो होता ही है। तो ये मतलब हुआ ये कि आपका नहीं मेरा नहीं, 35 रुपीज़ में दे दीजिएगा। तो विच इज़ द 40 रुपीज़ वो एक्चुअल का अमाउंट था। बार्गेनिंग करके वो बार्गेनिंग जब आपकी मम्मा कर रही थी तो बोली वो 40 रुपीज़ से 30 रुपीज़ में दिया जाए, आपका नहीं मेरा नहीं, 35 रुपीज़ में देते हैं, विच इज़ अ काउंटर ऑफर। मतलब आपका जो एक्चुअल अमाउंट था, एक्चुअल प्राइस था, वो आपका एक्चुअल प्राइस रहा ही नहीं, वो काउंटर ऑफर ही चला गया।
आपका नहीं, मेरा नहीं, आप 35 रुपीज़ में दे दीजिए, विच इज़ अ काउंटर ऑफर. So so that's it for today's class. I'm very glad if you have watched it till the end. Thank you so much. So be ready at 8 p.m. Be ready at 8 p.m. for the next class of logical reasoning basically. So logical reasoning का first class है कल, मतलब आज शाम में है 8 बजे. तो आई होप सो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे उस क्लास के लिए भी, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग इज़ माय फेवरेट. इसीलिए मैंने उसी से शुरू किया है. और मैं ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए और चैनल को ज्वाइन करिए. बिकॉज कल मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था और वो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो था. उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था. अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए देखिए उस चीज़ को भी. मैंने टेलीग्राम चैनल में शेड्यूल भी डाल दिया है क्लासेस का, तो आप वहीं पे देख लीजिए कि कैसा कैसा क्या शेड्यूल्स हैं. एंड सैटरडे टू संडे अभी पूरा क्लासेस चलने वाला है जुलाई में. मतलब आपको मैं सोच रही हूँ कि संडे को ब्रेक दूँ, बिकॉज संडे अगर आप पूरा स्कूल भी जाते हो, आप ये भी करते हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. बट आज संडे है एंड मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है. तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी आप ये वीक देख लीजिए. नेक्स्ट वीक से मैं ये सोच रही हूँ कि मैं संडे को ब्रेक दे दूँगी, जस्ट बिकॉज आप लोग को रिवाइज़ करने के लिए चाहिए. तो मैं संडे को अपना टेलीग्राम चैनल में Q&A लूँगी. सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें. क्लासेस की जगह में मैं Q&A ले लूँगी उस दिन, पर मैं जो क्वेश्चंस आपको हर डे डेली देना होता है मैं दूँगी. मैं इस क्लास के बाद और रात का 8 बजे वाला क्लास के बाद मैं आपको कल नहीं नहीं मैं आपको आज ही इस से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस है, थोड़े मोड़े क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं, 5-10 क्वेश्चन होंगे. मैंने ज़्यादा कुछ तो आपको कराया नहीं, इसलिए 5-10 क्वेश्चन है. मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको दे दूँगी आज ही टेलीग्राम चैनल में. सो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा. एंड अगर आप इंस्टाग्राम मतलब इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं तो आप जाइए मेरे लॉ पॉइंट इंस्टाग्राम को फॉलो करिए. एंड वहाँ भी फॉलो करिए, बिकॉज वहाँ पे भी मैं न्यूज़पेपर शेयर करती हूँ. एंड आज इन द मॉर्निंग मैंने टेलीग्राम में भी न्यूज़पेपर शेयर किया है एंड मैंने न्यूज़पेपर हाइलाइट्स भी शेयर किए हैं. सो डू चेक इट आउट. बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं वहाँ पे एंड मैं शेयर करते रहूँगी बहुत सारी यूज़फुल चीज़. सो शेयर करिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए इस चैनल को. बहुत कोई के साथ शेयर करिए जितना कोई क्लैट ईलेट और बाकी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं. मेरे पास बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस हैं आपके लिए. सो डू फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को. एंड बाय बाय for till now, and I will see you at night 8 o'clock. Okay, so stay tuned for it. Bye bye.